हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय पारिक आपका फिर एक बार आपके ही चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेजर लाइट क्या है या लेजर लाइट किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। मैंने आपको बताया था कि लेजर का जो मतलब होता है, लेजर की जो फुल फॉर्म होती है, उसी में उसका प्रिंसिपल छुपा हुआ है। लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जैसे विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है, इसमें एक उद्दीपित उत्सर्जन फिनोमिनन होता है, एक स्टिमुलेटेड एमिशन एक ऑप्टिकल फिनोमिनन है, एक प्रकाशिक घटना है जिसके कारण हमें लेजर लाइट प्राप्त होती है। ये बहुत इंटेंस लाइट होती है। ठीक है, हमने वहां तीन तरीके की प्रकाशिक क्रियाएं पढ़ी थी। पहला अवशोषण या एब्जॉर्प्शन, उसमें यह था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं उसको। दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्वतः उत्सर्जन, और तीसरा स्टिमुलेटेड एमिशन या उद्दीपित उत्सर्जन। ठीक है, वहां हमने तीन कोफिशिएंट्स पढ़े थे आइंस्टीन के। इन तीनों कोफिशिएंट्स में हमने आज रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो ये आइंस्टीन के गुणांकों में सह संबंध निकालेंगे आज हम। आइंस्टीन के कितने गुणांक होते हैं? तीन। पहला अवशोषण या एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होता है। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था कि जो संक्रमण प्रायिकता की दर होती है, संक्रमण कहां से कहां होता है? m to n। जो संक्रमण प्रायिकता की दर होती है Pmn, ये सीधी सीधी Bmn uν के समानुपाती होती है। uν क्या था? आपतित ऊर्जा घनत्व। Bmn क्या है? आइंस्टीन का कोफिशिएंट। ठीक है, सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था स्वतः उत्सर्जन। स्वतः उत्सर्जन क्या होता है? इसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमने देखा था कि यदि कोई परमाणु उत्तेजित ऊर्जा स्तर में हो तो वह बिना किसी बाह्य प्रेरण के मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे Pnm यदि संक्रमण प्रायिकता की दर है तो इसे हम Pnm स्वतः, ये मेरी बराबर होती है Anm के। मींस ये किसी भी आपतित ऊर्जा घनत्व या प्रकाश के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो आपका परमाणु होता है वो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में स्वतः निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा था उद्दीपित उत्सर्जन। उद्दीपित उत्सर्जन या इसको हमने बोला था स्टिमुलेटेड एमिशन। और इसमें जो आपके संक्रमण प्रायिकता की दर होती है, ये भी जो आप प्रकाश आपतित करा रहे हैं uν ऊर्जा घनत्व का, ये भी उसके समानुपाती होती है। क्योंकि उद्दीपित उत्सर्जन तभी होता है जब बाहर से आपतित प्रकाश उत्तेजित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन को प्रेरित करता है, परमाणु को प्रेरित करता है कि आप मेरे बराबर कला उत्सर्जन की दिशा और ध्रुवण का फोटोन उत्सर्जित कीजिए, जिससे कि आपतित फोटोन और उत्सर्जित फोटोन की कला सेम हो जाती है, समान हो जाती है, और परस्पर संपोषी व्यतिकरण होता है, जिसके कारण आपको लेजर की लाइट मिलती है। वो लाइट एकदम तीव्र, बहुत ही इंटेंस लाइट होती है। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस होते हैं। अब हमें Bmn आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक, Anm आइंस्टीन का स्वतः उत्सर्जन गुणांक, और Bnm आइंस्टीन का उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक, इनमें हमें संबंध निकालना है। तो संबंध निकालने के लिए मैं एक प्रोसेस, एक परमाणु, जैसे ये कोई धातु है, इसकी कल्पना करता हूं और इसके ऊपर प्रकाश आपतित करवाता हूं मैं। ठीक है, यहां प्रकाश आपतित हो रहा है। अब इसमें तीनों तरीके की घटनाएं होंगी।
जो मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस प्रकाश का अवशोषण करेंगे, जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस प्रकाश को अवशोषित करके उसके साथ अन्योन्य क्रिया करके अपने फोटोन उत्सर्जित करेंगे और मूल ऊर्जा स्तर में आएंगे। और तीसरी घटना स्वतः उत्सर्जन, वो भी यहाँ पे होगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमारी ये प्रकाशिक घटनाएं होती हैं और आइंस्टीन के इन तीनों कोफिशिएंट्स में रिलेशन निकाल सकते हैं हम। देखिए दोस्तों, मैं एक धातु की कल्पना करता हूं जिसमें दो ऊर्जा स्तर हैं, मूल ऊर्जा स्तर m, उत्तेजित ऊर्जा स्तर n। इस m में परमाणुओं की संख्या को मैं बोलता हूं nm और इस n में परमाणुओं की संख्या को मैं बोलता हूं nn। इसकी ऊर्जा में लेता हूं em, इसकी ऊर्जा में लेता हूं en। यहां भी परमाणु बहुत सारे हैं nn, यहां परमाणु nn है। इसके ऊपर मैं बाहर से लाइट इंसिडेंट करवाता हूं या प्रकाश आपतित करवाता हूं। इस प्रकाश के आपतन से यहां ये hν ऊर्जा का फोटोन है, hν ऊर्जा का फोटोन है। तो अब यहां पे देखिए बहुत सारे परमाणु हैं, यहां पे भी बहुत सारे परमाणु हैं। ये परमाणु अवशोषण के द्वारा कहां पहुंचेंगे? उत्तेजित ऊर्जा स्तर में। ठीक है, ये घटना होगी। यहां कुछ परमाणु स्वतः उत्सर्जन से कहां पहुंचेंगे? फोटोन को उत्सर्जित करके मूल ऊर्जा स्तर में। तो ये वाली घटना हो जाएगी। और तीसरे में ये जो फोटोन है ये इन परमाणुओं के साथ इंटरेक्शन करेगा, अन्योन्य क्रिया करेगा और ये फोटोन बोलेगा कि भाई आप मेरे बराबर की कला, मेरे उत्सर्जन की जो दिशा है उसी दिशा में, और मेरा जो ध्रुवण है वो सेम पोलराइजेशन, ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए लेजर प्रकाश के लिए। ध्यान रखिएगा क्या क्या, कि जो कला, उत्सर्जन की दिशा और ध्रुवण। ये फोटोन बोलेगा इन परमाणुओं से इंटरेक्शन करके कि मेरे बराबर की कला, दिशा और ध्रुवण के बराबर कला, दिशा और ध्रुवण के फोटोन उत्सर्जित कीजिए, जिससे कि आपतित फोटोन और उत्सर्जित फोटोन की जो कला, दिशा और ध्रुवण होगा वो समान होगा। परस्पर जो आपको संपोषी व्यतिकरण की घटना मिलेगी और आयाम बढ़ जाएगा, अर्थात आपको जो लाइट मिलेगी वो कैसी मिलेगी? इंटेंस मिलेगी, या जिस लाइट को हम क्या बोलेंगे? लेजर लाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम फिनोमेनन देखते हैं। अब हमें क्या करना है? इन तीनों में रिलेशन निकालना है। तो देखिए, अब संक्रमण प्रायिकता, तो ये है पीएमएन, यहां संक्रमण प्रायिकता पीएनएन स्वतः, ये संक्रमण प्रायिकता किसकी है? उद्दीपित उत्सर्जन की, ये स्वतः उत्सर्जन की और ये अवशोषण की। देखो यहां वाले केस में अवशोषण जो होगा, तो अवशोषण में कितने परमाणु हैं अपने पास में? एनएन परमाणु है। तो यहां पे कुल संक्रमण प्रायिकता की दर, आरएनएम को मैं दर ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रायिकता गुणा संख्या। संक्रमण प्रायिकता की दर किसके बराबर होगी? प्रायिकता गुणा संख्या के। यहां प्रायिकता कितनी है? पीएमएन। संख्या कितनी है? एनएम। वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी आर एम एन। ये हमारे किसके कारण है? अवशोषण के कारण। तो आर एम एन अवशोषण बराबर ये हो जाएगा मेरा पीएमएन इंटू एनएम। और पीएमएन की वैल्यू अगर मैं यही रख देता हूं, तो पीएमएन की वैल्यू रखते हूं, ये मुझे आ जाएगा यहां पे बीएमएन एनएम इंटू यून्यू। ये इक्वेशन हो गई मेरी 4। इसी तरीके से स्वतः उत्सर्जन में कितने परमाणु हैं? यहां उत्तेजित ऊर्जा स्तर एन में टोटल एनएन परमाणु है। तो स्वतः उत्सर्जन के कारण जो मेरी संक्रमण प्रायिकता की दर होगी आर एन एम, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे स्वतः। ये किसके बराबर होगी? प्रायिकता गुणा संख्या। तो प्रायिकता कितनी है? पीएनएम स्वतः इंटू संख्या कितनी है? एनएन। तो ये हो जाएगा मेरा, यहीं पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा मेरा ए
NM इंटू NN, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और एक प्रोसेस तो हो गया स्वतः उत्सर्जन, एक प्रोसेस और अपने पास में लेजर लाइट को पाने के लिए कौन सा है, उद्दीपित उत्सर्जन का। तो अगर यही सारी चीज मेरे पास में उद्दीपित उत्सर्जन के कारण होती है तो इसको मैं लिख देता हूं उद्दीपित उत्सर्जन बराबर प्रायिकता। तो प्रायिकता कितनी है मेरी, PNM उद्दीपित इंटू संख्या, संख्या कितनी है मेरी यहां पे NN। वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, तो ये हो जाएगा BNN NN इंटू UNU, ये इक्वेशन नंबर 6। तो अब ये देखिए यहां पे जो मेरे पास में इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 जो आई है, ये आपको संक्रमण प्रायिकता की दर के बारे में बताती है। ठीक है, कुल अवशोषण की प्रायिकता की दर कितनी है मेरे पास में, इक्वेशन नंबर 4 बता रही है। और कुल उत्सर्जन की, तो कुल उत्सर्जन दो प्रकार से हो रहा है मेरा, एक प्रकार से तो स्वतः उत्सर्जन हो रहा है और एक प्रकार से उद्दीपित उत्सर्जन हो रहा है। तो यहां पे अगर मैं कुल निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा RNM कुल बराबर, एक तो क्या है मेरा स्वतः प्लस एक क्या है मेरा उद्दीपित। ठीक है, तो ये हो जाएगा RNM टोटल या RNM कुल बराबर, दोनों की वैल्यू रख देते हैं अपन 5 और 6 से, तो 5 और 6 से वैल्यू आएगी ये पे आ जाएगी यहाँ पे ANM इंटू NN प्लस BNM NN इंटू UNU। ये आपकी जो इक्वेशन 7 है, ये आपको कुल उत्सर्जन की प्रायिकता की दर के बारे में बताती है कि यहां से कुल उत्सर्जन की प्रायिकता की दर RNM ये होगी और कुल अवशोषण की प्रायिकता की दर जो होगी मेरी वो ये होगी। समझे मेरी बात को? देखिए अब साम्य अवस्था में, उष्मीय साम्य अवस्था में क्या होता है, ये जो मेरी अवशोषण जो होता है वो बराबर हो जाएगा उत्सर्जन के, अवशोषण उत्सर्जन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितने परमाणु यहां हैं ऊपर जाएंगे उतने ही परमाणु साम्य अवस्था से फोटोन उत्सर्जित करके निम्न अवस्था या मूल ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे। तो साम्य अवस्था हो गई ना, जितने परमाणु नीचे से ऊपर गए उतने ही ऊपर से नीचे आ गए, तो ये साम्य अवस्था हो गई। साम्य अवस्था में दोनों प्रायिकता की दर बराबर हो जाएगी और प्रायिकता की दर अगर बराबर हो जाती है तो हम हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 और 7 है उसको इक्वल रख देते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, 4 और 7 को हम इक्वल रख देते हैं, तो ये इक्वल, ये इक्विवेलेंस आ जाएगा मेरा। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा BMN NM UNU इज इक्वल टू ANM NN प्लस BMN NN इंटू UNU। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे UNU की, हमारे पास में UNU की वैल्यू कितनी आती है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं। दोस्तों मेरा आपसे एक ही कहना है कि आप कोई भी चीज है उसको रटे नहीं, उसको आप खुद सॉल्व करें एक बार तो कम से कम अपने हाथ से। आप एक बार फिजिक्स में जो डेरिवेशंस होते हैं, मैथमेटिक्स में जो सवाल होते हैं, इनको आप एक दो बार अपने हाथ से सॉल्व करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम जो कई बच्चे बोलते हैं, मेरी क्लास में 90% 85% बच्चे ये बोलते हैं कि सर फिजिक्स याद नहीं होती। मैं उनको यही बोलता हूं कि फिजिक्स याद हो जाएगी, लेकिन सिर्फ आप डायरेक्ट सवाल देखो मत, किताब लेकर के पढ़ो मत, उसको अपने हाथ से डिराइव करो। बोलना क्या चाह रहा है, एक कहानी बना लो। क्या है, लेजर लाइट है। लेजर लाइट क्या है, लेजर लाइट ऐसे होती है, उद्दीपित उत्सर्जन होता है तो लेजर लाइट आती है, अवशोषण होता है, अवशोषण क्या होता है, कुल उत्सर्जन के बराबर हो जाता है। वो दो इक्वेशन है, वो दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद हम यून्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीके से आपके माइंड में कहानी सी बनती जाती है।
और एक बार ये आदत आप डाल लेंगे ना, उसके बाद में आपको फिजिक्स याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या मैं आपको बोल रहा हूं। तो यूनि की जो वैल्यू है, यूनि की वैल्यू हम निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, BMN NM कॉमन ले लूं मैं, यूनि को कॉमन ले लेता हूं, इसको इधर हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये जो साइन है नेगेटिव हो जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा, BNN NN इंटू यून्यू और RHS में बचेगा आपका ANM इंटू NN। तो यून्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास में ANM NN अपॉन BMN NM माइनस BNN NN। अब मैं क्या करूं, देखिए इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं, यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा मेरा ANM NN अपॉन ये चीज कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा BNM इंटू NN, यहां हो जाएगा BMN अपॉन BNM NM अपॉन NN माइनस 1। आपका NN से NN कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो गया NM अपॉन BNM अपॉन BMN इंटू BNN NM अपॉन NN माइनस 1। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, यून्यू की वैल्यू हो गई। ये इक्वेशन होगी मेरी 8। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहां हम आगे चलने के लिए एक फॉर्मूला तो काम में लेंगे सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स से, और एक काम में लेंगे हम फाइनल ईयर क्वांटम मैकेनिक्स से। तो सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला है ये आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के, थर्मोडायनेमिक्स है बीएससी पार्ट सेकंड में, उसमें जाकर के मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा पढ़ सकते हैं। तो यहां पे सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि यदि कोई ऊर्जा स्तर है जिसमें परमाणुओं की संख्या n है, इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E है, ठीक है। तो ये जो संख्या होती है n, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार ये जो संख्या n होती है, ये सीधी सीधी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E अपॉन KT के समानुपाती होती है। ये क्या कहलाता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का ये फॉर्मूला है, ये एक लॉ है जिसे आप सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। क्या कि किसी E ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या अगर n है तो वो परमाणुओं की संख्या n e की पावर माइनस E अपॉन KT के समानुपाती होती है। समझे मेरी बात को? चलिए, और एक फॉर्मूला हम काम में लेंगे यहां पे थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स से, और ये प्लांक का विकिरण नियम है जो कि नियत ताप T पर, नियत ताप T पर जो आपका ऊर्जा घनत्व यून्यू है, ये होता है 8 पाई h न्यू q अपॉन c q e की पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी 9। अब आपको प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 9 में, और हमने जो ऊर्जा घनत्व का सूत्र निकाला है इक्वेशन नंबर 8 से, उसमें कुछ दोनों एक ही चीज की वैल्यू बता रहे हैं ऊर्जा घनत्व की। यहां वो भी यून्यू की वैल्यू बता रहा है, यहां ये भी यून्यू की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो इसको हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरिजन करने से पहले मैं इस वाले फॉर्मूले को काम में लूंगा, n इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई अपॉन केटी। तो अगर मेरा यहां पे दो ऊर्जा स्तर है, एक तो n, इसमें परमाणु की संख्या nn है और ऊर्जा en है, और दूसरा है m, परमाणुओं की संख्या nm है और ऊर्जा em है। अगर इसके लिए मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फॉर्मूला लिखूं तो कैसे लिखूंगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं nn प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस en अपॉन kt, और अगर मैं
मूल ऊर्जा स्तर के लिए यही फॉर्मूला वापस से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पे Nm प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस em अपॉन kT लिख सकते हैं अपन। यहां पे दोनों फॉर्मूले लिख दिए अपन ने, ठीक है। अब देखो यहां इक्वेशन नंबर 8 में Nm अपॉन Nn है, तो मैं डिवाइड कर दूं, तो इससे मैं ये डिवाइड कर देता हूं Nn, यहां मैं लिख देता हूं e की पावर माइनस en अपॉन kT। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा Nm अपॉन Nn। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटेंगे, कांस्टेंट आएगा, ऊपर कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट बराबर होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पे इक्वल टू में आ जाएगा मेरा e की पावर। अब ये ऊपर जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल जब ऊपर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन प्लस का आ जाएगा। यहां पे मैं लिख सकता हूं en माइनस em अपॉन kT, ठीक है। और एक चीज देखिए, इन दोनों em माइनस em, ये en माइनस em, ये किसके बराबर है? ये एनर्जी गैप जो है ये आपके फोटोन की जो एक पैकेट है उसकी एनर्जी के बराबर है। उच्च ऊर्जा का फोटोन अपन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं Nm अपॉन Nn इज इक्वल टू e की पावर h न्यू अपॉन kT। अब ये वाली इक्वेशन नंबर 10 से मैं जो वैल्यू है ये कहां रख सकता हूं? इक्वेशन नंबर 8 में। इक्वेशन नंबर 8 में रखें तो हम लिख सकते हैं यहां फ्रॉम इक्वेशन 8 and 10 we get u nu is equal to Anm upon Bnm upon Bmn upon Bnm e की पावर h न्यू अपॉन kT माइनस 1। ये हो गई फाइनल इक्वेशन नंबर 11। इस इक्वेशन को आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये इक्वेशन याद होगी। अगर बीच में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन 11 का हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 9 से, जो कि प्लैंक का रेडिएशन फॉर्मूला है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने के बाद में मेरे पास में क्या आता है, देखिए जरा। on compare equation 9 and 11, Anm अपॉन Bnm आ जाएगा अपना 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब के, और Bmn अपॉन Bnm इक्वल आ जाएगा 1 के, इक्वेशन नंबर 13। ये जो दो कंक्लूजन है हमारे, ये दोनों कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारे रिलेशन आता है आइंस्टीन कोफिशिएंट्स के बीच में। दोस्तों ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लेजर बनाते हैं, लेजर का निर्माण करते हैं, तो लेजर में 3 तरीके की घटनाएं हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये तीनों आपको याद रखनी है। एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। इन तीनों का यदि कॉम्बिनेशन आपको पता है कि कौन सी घटना ज्यादा होनी चाहिए, किस घटना की प्रधानता ज्यादा होनी चाहिए अच्छे लेजर को बनने में, तब आप एक बहुत हाई आउटपुट का अच्छा लेजर बना सकते हैं, इंटेंस लेजर बना सकते हैं। क्योंकि लेजर का आजकल बहुत सारी फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर के, मेडिसिन से लेकर के, बहुत सारे फील्ड्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे पास भी काफी अच्छे अच्छे लेजर है, रूबी लेजर है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर है, ये लेजर और भी काफी सारे लेजर्स हैं। लेकिन हाल फिलहाल BSc पार्ट फर्स्ट में 3 ही लेजर है अपने, वो तीनों पढ़ेंगे। तो ये आइंस्टीन के जो कोफिशिएंट हैं, ये आपको बताएंगे कि आपको अच्छा लेजर कैसे बनाना है, क्या उसके लिए प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या उसकी लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो आज के लिए हम आइंस्टीन के रिलेशंस में जो कोफिशिएंट्स में रिलेशन निकाला अपन ने, ये रिलेशन पढ़ लिया। अगले आने वाले वीडियोस में हम प्रिंसिपल ऑफ लेजर पढ़ेंगे कि लेजर का प्रिंसिपल क्या होता है।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब आप करेंगे, आपको इसमें 11th, 12th, बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एमएससी प्रीवियस फाइनल में फिजिक्स के समस्त टॉपिक की जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप मिलेगी। साथ ही मोटिवेशनल वीडियो भी आपको बहुत से मिलेंगे। कुछ एक बुक्स में आपको प्रेफर करना चाहूंगा, वो आगे के वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। और अगर आपने लेजर लाइट का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है। लेजर लाइट क्या है, आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।